नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एसटी नवा में। आज हम लोग बात करेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल सी, एसएससी सीजीएल, यूपी पीसीएल एंड अदर एग्जाम से। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑप्शन डी अलारमेल वली। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला क्वेश्चन, इसके पहले की पॉइंट देखते हैं। रुक्मणी रुक्मणी देवी अरुंडेल वह भारतनाट्यम नाट्यम नृत्य रूप से एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। वह भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण को उत्प्रेरित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मद्रास, अब जो चेन्नई है, में कुल कला क्षेत्र संगठन की स्थापना की। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने भारत के पशु कल्याण समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह इसकी पहली अध्यक्ष थी। भारतनाट्यम संभवतः भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जिसे कई अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों से की जननी माना जाता है। यह तमिलनाडु क्षेत्र के लिए स्वदेशी है और दक्षिणी भारत में प्रचलित है। इनकी तकनीकों और शब्दावलियों का पता नाट्यशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों से लगाया जाता है। भारतनाट्यम मूल रूप से केवल महिला मंदिर नर्तकियों द्वारा किया गया था और लगभग 1930 तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंच पर नहीं लाया गया था। अल्लारिपु, जातस्वरम, शब्दम, पदम, वर्णम भरतनाट्यम के कुछ तत्व हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमो कुश्ती खेल के उद्गम किस देश को माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, ऑप्शन बी वियतनाम, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए जापान। सुमो प्रतिस्पर्धी पूर्ण संपर्क कुश्ती का एक रूप है जहां एक जिक्सी अपने प्रतिद्वंदी को एक गोलाकार रिंग के बाहर निकालने या जमीन पर गिराने का प्रयास करता है। सूमो शब्द आधुनिक मार्शल आर्ट रूप को दर्शाता है। सूमो जापान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूमो जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल है। जापान को उगते सूरज का भूमि भी कहा जाता है। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान चार द्वीप होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्यूशु का समामेलन है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से घिरा हुआ है, जो भूकंप, ज्वालामुखियों और सुनामी से प्रभावित है। हाल ही में जुलाई 2022 में जापान के क्यूशु द्वीप का सुकाजिमा ज्वालामुखी फट गया। निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है? आपको सही उत्तर बताना है। इसका क्या होगा? एलामाइट, एमोराइट, अक्काडियन, ये ऑप्शन डी सुमेरियन। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए एलेमाइट। एमोराइट एक प्राचीन सामी भाषा लोगों का सदस्य जो लगभग 2000 से लगभग 1600 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलिस्तीन के इतिहास पर हावी थे। अक्कादियन एक पूर्व सीमा संबंधित भाषा थी जो अब विलुप्त हो चुकी है। मेसोपोटामिया की सभ्यताएं जो आज इराक और कुवैत में टाइग्रिस यूफ्रेटस नदियों के तट पर बनी है। माना जाता है कि मेसोपोटामिया की स्थापना 5500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। मेसोपोटामिया के लोग शून्य की अवधारणा को समझने वाले और गणित के साथ प्रयोग शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका धर्म मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करता था। बेबीलोन मेसोपोटामिया की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, कानपुर, इलाहाबाद या ऑप्शन डी भोपाल। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी इलाहाबाद। इसके की पॉइंट देखते हैं। इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर चंद्रशेखर ने खुद को गोली मार ली। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न देख उन्होंने खुद को गोली मार ली और एक स्वतंत्र व्यक्ति मरने में अपने संकल्प को पूरा किया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। वह 15 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। वह काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे जो 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा
की गई काकोरी ट्रेन डकैती थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। वह 1926 में वायसराय ट्रेन को उड़ाने के प्रयास और 1928 में सैंडर की हत्या में शामिल थे। अगला प्रश्न, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? ऑप्शन दिए गए 1962, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1956। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 1971। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था। 3 दिसंबर 1971 को भारत युद्ध में शामिल हुआ, जब पाकिस्तान ने उत्तर पूर्व या पूर्वव्यापी हवाई हमले किए। बाद बाद के भारत पाकिस्तान युद्ध में 2 युद्ध मोर्चा पर भागीदारी देखी गई। भारत सरकार ने बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने का फैसला किया। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सेना और सरकारी अधिकारियों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 3 दिसंबर को शुरू हुए बांग्लादेश मुक्त युद्ध को समाप्त किया। 26 मार्च बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस होता है। जनरल ए.के. नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में समर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश के नए राष्ट्र के रूप में गठन हुआ। 6 दिसंबर को उन्होंने संसद में घोषणा की कि भारत ने बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है। 2 अगस्त 1972 को भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पूर्व में युद्ध के सभी 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने की सहमति हुई। अगला प्रश्न, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस परीक्षा में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को हल जरूर कर लें और याद करने की कोशिश करें। ऑप्शन दिया गया 1527, ऑप्शन बी 1529, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1526। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी 1526 में भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ था। बाबर भारत में पहला मुगल शासक था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। उन्होंने तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। उन्होंने खुद को बादशाह घोषित किया। वह 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया था पिछले वर्ष पेपर में। ऑप्शन दिया गया है मैकमोहन रेखा, कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी खंबात की घाड़ी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य से अलग किया गया है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी की एक खाड़ी है। यह तमिलनाडु भारत और जाफना जिला श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल डमरू मध्य दक्षिण की ओर से घिरा है। पंबन द्वीप जो है भारत में है। एडम राम ब्रिज मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप जो श्रीलंका में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। आप क्वेश्चन है नंदा देवी किस राज्य में है? क्वेश्चन है नंदा देवी किस राज्य में है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत भारत के दूसरी सबसे ऊंची और दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा देश के सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी भारतीय राज्य उत्तरांचल राज्य के हिमालयी श्रृंखला में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का एक क्षेत्र है, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की दूसरी सबसे चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात। सिंधु सभ्यता का शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में एक था।
पुरातत्वविद एस.आर. राव ने उन समूहों का नेतृत्व किया जिन्होंने 1954 से 1963 में बंदरगाह शहर लोथल सहित कई हड़प्पा स्थलों की खोज की। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। लोथल के लोगों ने सिंधु युग में नगर नियोजन, कला, वास्तुकला, विज्ञान, मिट्टी के बर्तनों आदि में मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोथल की विशेषताएं: युगल समाज के साक्ष्य, चावल की भूसी व अवशेष, घोड़े के टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य, जहाज बनाने का स्थान, एक जहाज का टेराकोटा नमूना। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन दिए गए हैं आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जॉर्ज मूल, ऑप्शन डी ए बी अलेक्जेंडर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर डी बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे। 2 साल बाद हड़प्पा और उसके उत्तर में लगभग 590 मिलीमीटर दूर स्थित खुदाई शुरू की। जॉन मार्शल के एन के निर्देशन में इस स्थल पर बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। हड़प्पा स्थल की पहली खोज 1872 से 73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। सुमेरियन सभ्यता मानव जाति के लिए क्या सबसे पुरानी सभ्यता है? मार्च 1930 में चन्नोदड़ो की खुदाई पहली बार एन.जी. मजमूदार ने की थी। कालीबंगन की खोज लुइगी टेसीटोर ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी राखीगढ़ी। गुजरात में लोथल सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। नौसेना व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। डॉकयार्ड था, सौदा प्रथा थी। चावल की भूसी, अग्निवेदी, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति जो 45, 90 और 180 डिग्री के कोण को मापने के लिए उपकरण थी। हरियाणा में जो राखीगढ़ी स्थित है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यहाँ ग्रेनाइट, कब्रिस्तान, नालियां, टेराकोटा ईंटें प्राप्त हुई थी। हरियाणा में बनावली, ये प्लीज कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले। सूखी हुई सरस्वती नदी, हरियाणा में बनावली जो है सूखी हुई सरस्वती नदी, खिलौना हल, जौ के दाने, लापीस लाजुली, अग्निवेदी, अंडाकर बस्ती, रेडियल सड़कों वाला एकमात्र शहर। गुजरात में धौलावीरा, विशाल जल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध। शिलालेख में एक विज्ञापन बोर्ड की तरह 10 बड़े आकार के संकेत सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने डैश के दरबार का दौरा किया था। ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। क्वेश्चन पूछा जाएगा जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। उनका विवाह 1611 में शेर अफगान की विधवा महरुन्निसा जिसे नूरजहां से हुआ था। महरुन्निसा जिसे नूरजहां कहा जाता है, इससे हुआ था। सभी सरकारी दस्तावेज और सिक्के जहांगीर और नूरजहां के नाम के रूप में संयुक्त रूप से जारी किए गए थे। उसने अन्ना सिक्का चलाया था। उसने अपनी राजधानी आगरा से जंजीर-ए-आदिल न्याय की जंजीर की स्थापना की। उसने तुजुक ए जहांगीर आत्मकथा लिखी थी। जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पर थी। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकारी थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सबसे पहले अपने सैनिकों को नकद भुगतान किया था? ऑप्शन दिया गया है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला इसके की पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने राजस्व बकाया की जांच करने और उन्हें एकत्र करने के लिए एक नया विभाग दिवा ए मुस्त खराज बनाया था। उन्होंने जासूस प्रणाली को पुनर्गठित किया और इसे दिल्ली में शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने कुलीन वर्गों की संपत्तियों को जब्त कर लिया और यहाँ तक कि उन्हें बिना अनुमति के अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं दी थी। वह पहले सुल्तान थे जिनके पास स्थायी सैन्य भुगतान वाले सैनिक थे जो नगद आयातित घोड़े थे। अगला क्वेश्चन, जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन दिया गया है सुखपाल, ऑप्शन बी एक रानी, ऑप्शन सी गंधचंदेल, ऑप्शन डी भीमदेव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भीमदेव। इसके की पॉइंट्स देखते हैं।
1024 में भीमदेव ने शासनकाल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क मुस्लिम शासक महमूद ने गुजरात पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसने ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। उसने 20 मिलियन दीनार की लूट छीन ली। इतिहासकारों को उम्मीद है कि महमूद द्वारा मंदिर को कम से कम नुकसान हुआ होगा, क्योंकि 1038 में मंदिर की तीर्थयात्रा के रिकॉर्ड हैं जो मंदिर को किसी भी नुकसान का कोई उल्लेख नहीं करते हैं। हालांकि महमूद की लूट के बारे में तुर्क फारसी साहित्य में जटिल विवरण के साथ शक्तिशाली किंवदंतियां विकसित हुई, जिसने मुस्लिम दुनिया को चर्चित किया। बाद में उन्होंने दावा किया कि महमूद ने मंदिर की रक्षा करने की कोशिश करने वाले 50,000 भक्तों की हत्या कर दी थी, जो एक फार्मूलाबद्ध आंकड़ा था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी खिज्र खां। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। 1327 में उन्होंने राजघराने और दिल्ली के देवगिरी तक के उलेमाओं और सूफियाओं को स्थानांतरण तक व्यापक तैयारी की, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर से अधिक थी। गर्मियों में कठोर यात्रा के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। 2 साल बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ दिया और उन्हें दिल्ली लौटने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन दिया गया शेर शाह सूरी, बाबर, हुमायूं या अकबर। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी बाबर। बाबर भारत का पहला मुगल शासक था। बाबर क्रमशः अपने पिता और माता के माध्यम से तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। फरगना के गवर्नर उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा ने युद्ध में राणा सांगा और बाबर को पराजित किया। 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसके अवशेषों को काबुल में लाया गया। बाबर ने चगताई तुर्की में बाबरनामा लिखा था। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना। चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। हुमायूं अपनी हार के बाद लगभग 15 वर्षों तक भटकता रहा। अकबर हुमायूं का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अब्दुल समद, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल वह अकबरनामा के लेखक थे। अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास 3 खंडों में है, अतः विकल्प 4 सही है। उपरोक्त कार्य के तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। अबुल फजल की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति रुकात थी, जो अकबर के राजकुमारों और अन्य समकालीनों को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन दिया गया है बाणभट्ट, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी हरिहर। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। चंद्रबरदाई कविता में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म लाहौर में 1148 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने भाषा, साहित्य, व्याकरण, पौराणिक कथाओं, ज्योतिष आदि का अपार ज्ञान प्राप्त किया। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल 1628 से 1658 को मुगल काल के वास्तुकला युग का रूप में जाना जाता है। कारण उसने ताजमहल, लाल किला आदि जैसे कई बड़े स्मारक बनवाए। उसके शासनकाल के दौरान शांति थी, विदेशी खतरे नहीं थे।
उसने सड़कों, नहरों के निर्माण जैसे कई कल्याणकारी कार्य भी किए।